जिस कंपनी ने पूरी दुनिया को डायमंड्स बेचे, आज वही कंपनी बोल रही है कि गाइस थोड़ा प्रोडक्शन रोक देते हैं। और नहीं, डीबेट्स बंद नहीं हो रही, लेकिन कंपनी ने साउथ अफ्रीका की अपनी सबसे बड़ी डायमंड माइन वेनीशिया में 2 साल के लिए प्रोडक्शन पॉज करने का डिसीजन लिया है। और वेनीशिया कोई रैंडम खदान नहीं है, ये साउथ अफ्रीका के टोटल डायमंड प्रोडक्शन का लगभग 40% प्रोड्यूस करती है। डीबेस को इस माइन के फ्यूचर पर इतना भरोसा था कि कंपनी ने ओपन पिट माइनिंग खत्म होने के बाद इसे अराउंड 1000 मीटर डीप अंडरग्राउंड माइन में कन्वर्ट करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए। मतलब कंपनी ने लिटरली जमीन के अंदर अपना फ्यूचर बिल्ड कर दिया और अब बोल रही है थोड़ा रुक जाते हैं। इमेजिन करो, कल एप्पल बोले हम अपनी सबसे इंपॉर्टेंट आईफोन फैक्ट्री में 2 साल के लिए प्रोडक्शन पॉज कर रहे हैं। आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि नॉर्मल ऑपरेशनल डिसीजन होगा। आप बोलोगे भाई सीन क्या है। और यहाँ कंपनी एप्पल नहीं, डीबेयर्स है, द ओजी ऑफ द डायमंड वर्ल्ड। एक टाइम पर डायमंड मार्केट में डीबेयर्स की परमिशन के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। और अगर आपको लगता है कि इसका बिजनेस सिंपल था, जमीन खोदो, डायमंड निकालो, ज्वेलर को बेचो और पैसे कमाओ, तो नहीं। आज थोड़े ट्रस्ट इश्यूज होने वाले हैं आपको, क्योंकि डी बेयर्स ने दुनिया को सिर्फ डायमंड्स नहीं बेचे, उसने दुनिया को एक बिलीफ बेचा। डायमंड रेयर है, डायमंड वैल्यूएबल है, डायमंड कमिटमेंट है, डायमंड फॉरएवर है। और जितना आप इस बिजनेस को समझोगे उतना आपको लगेगा कि हम डायमंड के पैसे कम और उसके अराउंड केयरफुली बिल्ड की गई स्टोरी के पैसे ज्यादा देते आए हैं। सीन रिवाइंड करते हैं, ईयर है 1888। साउथ अफ्रीका में डायमंड रश चल रहा है, हर तरफ माइनर्स डिगिंग कर रहे हैं, किसी को स्टोन मिल रहा है, किसी को धूल। इसी बीच सेसिल रोड्स नाम के एक ब्रिटिश बिजनेसमैन ने अलग अलग माइंस में स्टेक्स लेना शुरू किया। फिर उन माइंस को कंसोलिडेट किया और वहीं से डीबेस कंसोलिडेटेड माइंस बनी। लेकिन डीबेस की असली इंटेलिजेंस डायमंड्स ढूंढने में नहीं थी, उसकी असली इंटेलिजेंस डायमंड्स की अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करने में थी। कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम बिल्ड किया जिसमें उसे दुनिया की हर डायमंड माइन खरीदने की जरूरत नहीं थी। दूसरे प्रोड्यूसर्स डायमंड्स निकालते, डीबेयर्स उनसे डायमंड्स खरीद लेती, स्टोन्स को एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सॉर्ट किया जाता और उसके बाद लिमिटेड अप्रूव्ड बायर्स को सेल किया जाता। इस सिस्टम को सेंट्रल सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। सिंपल लैंग्वेज में समझो, डायमंड्स बोट्सवाना से निकले, साउथ अफ्रीका से निकले, रशिया में निकले या कहीं और, लेकिन मार्केट में कितना माल आएगा, किस बायर को मिलेगा, उस पर डिबेयर्स का मैसिव इन्फ्लुएंस था। मतलब डायमंड्स दुनिया भर में निकल रहे थे, लेकिन डायमंड मार्केट प्रैक्टिकली डीबेयर्स के ड्राइंग रूम से चल रहा था। 20th सेंचुरी के एक बड़े पार्ट में डीबेयर्स ग्लोबल रफ डायमंड सप्लाई का 80% से ज्यादा कंट्रोल करती थी। मार्केट को बाहर से देखो तो कंपटीशन लगता था, लेकिन रिमोट कंट्रोल लार्जली एक ही कंपनी के हाथ में था। अब नॉर्मली कोई कंपनी क्या करती है? मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम सेल्स और मैक्सिमम रेवेन्यू। लेकिन डायमंड बिजनेस में दिक्कत ये थी कि अगर मार्केट में बहुत ज्यादा डायमंड्स आ गए तो लोगों को पता चल सकता था कि ये उतने रेयर नहीं है जितना ज्वेलर के वेलवेट बॉक्स में लगते हैं। और जिस दिन रेयरिटी का इल्यूजन टूट गया, प्रीमियम प्राइस भी गया। तो डीबेस का मास्टर स्ट्रोक क्या था? जितने डायमंड्स निकल रहे उतने मार्केट में बेचो ही मत, एक्स्ट्रा डायमंड को स्टॉक पाइल करो। डिमांड वीक है तो सप्लाई कम रिलीज करो, डिमांड स्ट्रांग है तो क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाओ, लेकिन इतनी भी नहीं कि कस्टमर को पता चल जाए कि गोडाउन में माल तो काफी पड़ा है। कस्टमर को ये फील कराना है, सर बहुत रेयर पीस है, आप बहुत लकी है। भाई जब पीछे वैसे और 500 पीस पड़े हो तब भी। यानी डीबेयर्स का रियल प्रोडक्ट सिर्फ डायमंड नहीं था, डीबेयर्स का रियल प्रोडक्ट कंट्रोल्ड स्कैर्सिटी थी। पहले सप्लाई कंट्रोल करो, फिर लिमिटेड अवेलेबिलिटी को रेयरिटी बोलो और फिर रेयरिटी के नाम पे प्रीमियम चार्ज करो। आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी का एमबीए केस स्टडी, मतलब मार्केटिंग लेवल प्रो मैक्स। लेकिन सिर्फ सप्लाई कंट्रोल करने से काम नहीं चलता। आप डायमंड को रेयर तो बना दोगे, पर लोग खरीदेंगे क्यों? आखिर ये चमकने वाला स्टोन ही तो है। कोई इंसान अपनी कई महीनों की सेविंग्स इस पर क्यों खर्च करेगा? यहीं डीबेस ने वो काम किया जो माइनिंग से भी ज्यादा पावरफुल था। उसने डिमांड डिस्कवर नहीं की, डिमांड मैन्युफैक्चर की। 1930s में ग्रेट डिप्रेशन के बाद डायमंड डिमांड वीक थी
और उस वक्त एंगेजमेंट पर डायमंड रिंग देना दुनिया भर का कोई कंपलसरी रीति रिवाज भी नहीं था। हाँ, रॉयल्टी और कुछ फैमिलीज डायमंड्स पहनती थी, लेकिन हर मिडिल क्लास कपल को ये नहीं लगता था कि एंगेजमेंट हुई और डायमंड रिंग नहीं मिली तो रिलेशनशिप इनवैलिड हो जाएगा। फिर डी बेयर्स ने अमेरिकन एडवर्टाइजिंग एजेंसी NW एयर को हायर किया। टास्क था डायमंड को सिर्फ ज्वेलरी मत रहने दो, उसे लाइफ लॉन्ग लव का सिंबल बना दो। हॉलीवुड सेलिब्रिटीज को डायमंड्स पहनाए गए, मूवीज और मैगजीन्स में डायमंड्स को रोमांस, स्टेटस, सक्सेस और सीरियस कमिटमेंट से कनेक्ट किया गया। और फिर 1947 में कॉपीराइटर फ्रांसिस गैरेटी ने एक लाइन लिखी, अ डायमंड इज फॉरएवर, हीरा है सदा के लिए, बस गेम ओवर। ये लाइन सिर्फ रोमांटिक नहीं, कमर्शियल जीनियस थी। इसने डायमंड को इटर्नल लव के साथ कनेक्ट कर दिया और कस्टमर को इनडायरेक्टली ये भी बोल दिया कि डायमंड कभी बेचना मत, क्योंकि प्यार फॉरएवर है तो डायमंड भी फॉरएवर है। अगर लोग पुराने डायमंड्स फ्रीक्वेंटली बेचने लगते तो सेकेंड हैंड डायमंड्स मार्केट में वापस आते, सप्लाई बढ़ती और प्राइसेस पर प्रेशर आता। तो अ डायमंड इज फॉरएवर ने सिर्फ रोमांस नहीं बेचा, उसने रीसेल सप्लाई को इमोशनली डिस्करेज भी किया। आप डायमंड बेचोगे क्या मतलब आपका प्यार फॉरएवर नहीं था? मतलब एक लाइन में मार्केटिंग भी, डिमांड क्रिएशन भी, सप्लाई मैनेजमेंट भी और रिलेशनशिप गिल्ट भी। इन्वेस्टमेंट रिटर्न सेकेंडरी हो गया और इमोशनल रिटर्न प्राइमरी। प्यार हुआ डायमंड, एंगेजमेंट है डायमंड, एनिवर्सरी है डायमंड, सॉरी बोलना है थोड़ा बड़ा डायमंड। डी बेयर्स ने अपना काम इतना अच्छा किया कि आज हमें डायमंड एंगेजमेंट रिंग कई हजारों साल पुरानी ट्रेडिशन लगती है। रियलिटी ये है कि जिसे हम ट्रेडिशन समझ रहे थे, उसका मॉडर्न मास मार्केट वर्जन एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन ने पॉपुलर बनाया था। कंपनी ने पहले सोसाइटी को कन्विंस किया कि रियल कमिटमेंट का विजिबल प्रूफ होना चाहिए, फिर उस प्रूफ के रूप में अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट कर दिया। पहले रूल बनाओ कि प्यार सीरियस है तो डायमंड रिंग होनी चाहिए, फिर वही डायमंड रिंग बेचो। ब्रिलियंट आइडिया। ब्रिलियंट या मैनिपुलेटिव आप डिसाइड कर लो। और ये मॉडल डेकेड्स तक चलता रहा, सप्लाई कंट्रोल, इमोशनल मार्केटिंग, हाई प्राइसेस और स्ट्रॉन्ग ब्रांड। लेकिन फिर टेक्नोलॉजी ने एंट्री मारी और बोला, हेलो भाई क्या चल रहा है? इस बार टेक्नोलॉजी अपने साथ लैब ग्रोन डायमंड्स लेकर आई। अब सबसे पहले एक मिथ तोड़ देते हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स प्लास्टिक नहीं है, फेक डायमंड नहीं है, क्यूबिक जिरकोनिया भी नहीं है, चाइना वाला डुप्लीकेट भी नहीं है, ये एक्चुअल डायमंड है। इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर कार्बन एटम से बनती है और इसकी केमिकल, फिजिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज नेचुरल डायमंड के नियरली सेम होती है। नॉर्मल आंखों से आप रिलायबली डिफरेंस भी नहीं बता सकते। ट्रेडिशनल डायमंड डिटेक्टर से भी हमेशा ओरिजिन आइडेंटिफाई नहीं होता। एडवांस्ड इक्विपमेंट चाहिए, मतलब पार्टी में कोई आपकी रिंग देखकर ये नहीं बोल सकता कि एक सेकेंड वाइब सस्ते लैब ग्रोन वाली आ रही है। डिफरेंस प्राइमरीली ओरिजिन का है। नेचुरल डायमंड अर्थ के अंडर एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में मिलियंस या बिलियंस ऑफ ईयर में फॉर्म होता है। लैब ग्रोन डायमंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कुछ हफ्तों में बन जाता है। एक को नेचर ने बनाया, दूसरे को मशीन ने। दोनों स्पार्कल करते हैं, दोनों ग्रेड हो सकते हैं, दोनों ज्वेलरी में लग सकते हैं और दोनों डायमंड है, लेकिन प्राइस में बड़ा डिफरेंस है। और यहीं से नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री की स्टोरी वीक पड़ने लगती है। जब तक ऑल्टरनेटिव क्यूबिक जिरकोनिया या कोई विजिबली डिफरेंट स्टोन था, तब तक इंडस्ट्री इजीली बोल सकती थी कि ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है, लेकिन अब ऑल्टरनेटिव भी एक्चुअल डायमंड है। अब कंज्यूमर के पास दो ऑप्शंस है, एक छोटा नेचुरल डायमंड जो काफी महंगा है, या एक बड़ा लैब ग्रोन डायमंड बेटर क्लैरिटी और कम प्राइस में। और घर जाकर किसी को डिफरेंस भी नहीं पता चलेगा जब तक सर्टिफिकेट खोल कर ना देखे। अब कस्टमर ने पूछना शुरू किया, मैं एक्स्ट्रा पैसे एग्जैक्टली किस बात के दे रहा हूँ? स्पार्कल के दोनों में है, हार्डनेस के दोनों में है, अपीयरेंस के दोनों सिमिलर लगते हैं, डायमंड होने के दोनों डायमंड है। तो नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री का आंसर है ओरिजिन, रेयरिटी, नेचर, बिलियंस ऑफ इयर्स और हेरिटेज। बेसिकली जैसे ही मेजरेबल कंपैरिजन साइज, क्लैरिटी और प्राइस पर आए, कस्टमर को वापस इमोशनल स्टोरी पे ले जाओ।
नेशनल डायमंड इंडस्ट्री को लगता था मेजॉरिटी कंज्यूमर्स बोलेंगे नहीं, मुझे तो बिलियन ईयर ओल्ड रोमांस ही चाहिए। लेकिन मार्केट के काफी कस्टमर्स ने पूछा, भाई डिस्काउंट कितना है पहले ये बताओ। और ये क्वेश्चन डेंजरस था क्योंकि इंडस्ट्री ने डेकेड्स तक डायमंड की ब्यूटी और स्पार्कल बेची। अब जब सिमिलर ब्यूटी लोअर प्राइस में अवेलेबल हुई तो सडनली बोला जा रहा है ब्यूटी नहीं, ओरिजिन देखो। पहले स्पार्कल बेचा, अब जियोलॉजी बेच रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डीबीएस ने लैब ग्रोन डायमंड्स देखे होंगे और बोला होगा, छी हम तो नेचुरल वाले हैं, हम इस टेक्नोलॉजी में कभी नहीं जाएंगे। नहीं, प्लॉट ट्विस्ट, डीबीएस खुद लैब ग्रोन डायमंड बिजनेस में एंटर हुई। 2018 में कंपनी ने लाइट बॉक्स ज्वेलरी लॉन्च की, लेकिन पोजीशनिंग बहुत कैलकुलेटेड थी। डीबीएस ने लैब ग्रोन को एंगेजमेंट या इटर्नल लग्जरी की रिप्लेसमेंट की तरह प्रेजेंट नहीं किया। कंपनी ने कहा ये फन, फैशन और एवरीडे ज्वेलरी है। मतलब नेचुरल डायमंड सीरियस रिलेशनशिप के लिए और लैब ग्रोन डायमंड ट्यूसडे ब्रंच के लिए। नेचुरल डायमंड फॉर एवर लव, लैब ग्रोन डायमंड क्यूट आउटफिट। बेसिकली कंपनी लैब ग्रोन कैटेगरी को एक्सेप्ट भी कर रही थी और साथ में उसकी औकात भी डिसाइड कर रही थी। डायमंड तो है बट वो वाला डायमंड नहीं है। अब आयरनी देखो, जिस कंपनी ने दुनिया को सिखाया था कि डायमंड का मतलब लव है, वही कंपनी अब डिसाइड करना चाहती है कि कौन सा डायमंड लव के लिए अलाउड है और कौन सा फैशन के लिए। स्टोन दोनों कार्बन के, लेकिन इमोशनल डिपार्टमेंट डीबीएस एलोकेट करेगी। वाह। तो डीबीएस को लगा कंज्यूमर्स लैब ग्रोन को फैशन ज्वेलरी तक लिमिट रखेंगे, लेकिन मार्केट ने कहा आर यू श्योर, लैब ग्रोन एंगेजमेंट रिंग्स पॉपुलर होने लगी। रिटेलर्स ने बिगर स्टोन्स ड्रामेटिकली लोअर प्राइसेस पर प्रमोट किया और काफी कंज्यूमर्स ने डिसाइड किया कि ओरिजिन से ज्यादा प्राइस और अपीयरेंस इंपॉर्टेंट है। और मई 2025 में डीबीएस ने लाइट बॉक्स ज्वेलरी बिजनेस क्लोज करने का इंटेंशन अनाउंस कर दिया। यानी पहले लैब ग्रोन कैटेगरी में एंटर किया, फिर उसे कैजुअल फैशन तक लिमिट करने की कोशिश की, लेकिन कंज्यूमर ने इंडस्ट्री के बनाए रूल्स फॉलो नहीं किए। बेसिकली कैटेगरी को कंट्रोल करने आए थे, कैटेगरी ने उनकी स्ट्रैटेजी एक्सपोज कर दी। लेकिन कहानी इतनी सिंपल भी नहीं है कि लैब ग्रोन आया और डीबीएस की बैंड बज गई। नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री को एक साथ मल्टीपल शॉक्स लगे हैं। चाइना में लग्जरी डिमांड वीक हुई, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ी, पैंडेमिक के बाद रिटेलर्स के पास एक्सेस इन्वेंट्री बिल्ड हो गई, हाई इन्फ्लेशन और एक्सपेंसिव बोरोइंग ने कंज्यूमर्स और डायमंड बिजनेसेस पर प्रेशर डाला। जियोपॉलिटिकल इश्यूज, टैरिफ्स और ट्रेड कॉम्प्लिकेशंस भी चल रहे हैं और साइड में एक ऐसा सब्स्टिट्यूट आ गया जो चीपर भी था और विजिबली कॉम्प्रोमाइज जैसा भी नहीं लगता था। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो भाई हर तरफ से इनकी लग रही है। रफ डायमंड प्राइसेस 2022 के पीक के कंपैरिजन में रफली आधे हो चुके हैं। डीबीएस ने 2024 में एनुअल ओवरहेड कॉस्ट में $100 मिलियन रिड्यूस किए, कनाडा के माइन एक्सपेंशन को पॉज किया और अब वेनेशिया में प्रोडक्शन पॉज हो रहा है। 2025 में डीबीएस का टोटल रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली $3.5 बिलियन का था, लेकिन कंपनी ने $511 मिलियन का एबिटा लॉस रिपोर्ट किया। 2024 में ये लॉस सिर्फ $25 मिलियन का था। मतलब डायमंड्स बिक भी रहे हैं और रेवेन्यू भी आ रहा है, लेकिन फॉलिंग प्राइसेस और एक्सेस इन्वेंट्री प्रॉफिटेबिलिटी को खा रहे हैं। ये वही सिचुएशन है जहां इंस्टाग्राम पर लाइफ ग्लैमरस दिख रही होती है पर बैंक स्टेटमेंट कुछ और ही बोल रहा होता है। और अब आयरनी देखो, डीबीएस की पेरेंट कंपनी एंग्लो अमेरिकन ने मई 2024 में अनाउंस कर दिया कि वो डीबीएस को डाइवेस्ट या डीमर्ज करना चाहती है। बेसिकली पेरेंट कंपनी बोल रही है डायमंड्स आर फॉरएवर, बट हमारी डायमंड कंपनी में पोर्टफोलियो होल्डिंग वो फॉरएवर नहीं है। एक वक्त पर डीबीएस डिसाइड करती थी मार्केट में कितने डायमंड्स आएंगे। आज उसे अपनी सबसे इंपॉर्टेंट माइन में प्रोडक्शन रोकना पड़ रहा है क्योंकि मार्केट कह रहा है हमें अभी इतने नेचुरल डायमंड्स चाहिए ही नहीं। इंडिया का एंगल देखे तो इंडिया लैब ग्रोन डायमंड मैन्युफैक्चरिंग में भी सिग्निफिकेंट प्लेयर बन रहा है। गवर्नमेंट ने 2023 में आईआईटी मद्रास का लैब ग्रोन डायमंड टेक्नोलॉजी, मशीनरी, सीड्स और प्रोडक्शन प्रोसेस के इंडिजिनस डेवलपमेंट के लिए अप्रॉक्सीमेटली 243 करोड़ का 5-ईयर रिसर्च ग्रांट अप्रूव किया। लैब ग्रोन डायमंड सीड्स पर कस्टम्स ड्यूटी भी रिड्यूस की गई ताकि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबली कंपेटिटिव बन सके। लेकिन नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री अब भी ये बोलेगी कि नेचुरल डायमंड्स खत्म नहीं होंगे।
ये रेयर है, हेरिटेज है और नेचर का मिराकल है। और लग्जरी प्रोडक्ट्स फंक्शनैलिटी पे नहीं, इमोशन पर बिकते हैं। बात टेक्निकली सही है, लेकिन इसका सिंपल ट्रांसलेशन ये है कि नेचुरल डायमंड्स मेजरेबल प्रोडक्ट फीचर्स पर लैब ग्रोन को बीट नहीं कर सकते। इसलिए उनका प्रीमियम अब और ज्यादा स्टोरी पर डिपेंड करेगा। मैकेनिकल वॉच एक्यूरेट नहीं होती, फिर भी रोलेक्स बिकती है। लेकिन रोलेक्स खरीदते वक्त कस्टमर को पता होता है कि वो एक्यूरेसी के पैसे नहीं दे रहा, वो क्राफ्ट्समैनशिप, स्टेटस और ब्रांड के पैसे दे रहा है। नेचुरल डायमंड्स के केस में कस्टमर को डेकेड्स तक रेयरिटी के साथ इन्वेस्टमेंट टाइप परसेप्शन भी बेचा गया। लेकिन रिटेल स्टोर से खरीदा डायमंड वापस बेचने जाओ तो इमोशनल मार्केटिंग साइड में हो जाती है और एक्चुअल रीसेल इकोनॉमिक्स सामने आ जाती है। परचेज करते वक्त सर ये फॉरएवर है, सेल करते वक्त सर सर्टिफिकेट है, डिमांड कम है, रीसेल प्राइस इतना ही मिलेगा। रोमांस खरीदते वक्त फुल प्राइस, रोमांस बेचते वक्त होलसेल कैलकुलेशन। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि नेचुरल डायमंड्स ब्यूटीफुल है या नहीं, सवाल ये है कि क्या उसकी ओरिजिन और स्टोरी आपके लिए लाखों रुपए के प्रीमियम के लायक है। हो सकती है, लेकिन कम से कम कस्टमर को पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा पैसे स्टोन की अपीयरेंस के नहीं, उसके ओरिजिन, स्टेटस और इंडस्ट्री के बनाए नैरेटिव के दिए जा रहे हैं। और यही इस पूरी केस स्टडी का बिगेस्ट बिजनेस लेसन भी है। ये सिर्फ लैब ग्रोन वर्सेस नेचुरल डायमंड्स की फाइट नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड स्कैरसिटी वर्सेस टेक्नोलॉजी की फाइट है। टेक्नोलॉजी का फेवरेट हॉबी क्या है? स्कैरसिटी को अटैक करना। डिजिटल कैमराज ने फिल्म की स्कैरसिटी रिमूव की, स्ट्रीमिंग ने कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन की स्कैरसिटी रिमूव की, इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन स्कैरसिटी रिड्यूस की और लैब ग्रोन टेक्नोलॉजी ने डायमंड बनाने के लिए जियोलॉजिकल स्कैरसिटी को चैलेंज कर दिया। नेचुरल डायमंड बनने में नेचर को बिलियंस ऑफ ईयर लग सकते हैं, लैब को कुछ हफ्ते। टेक्नोलॉजी लिटरली नेचर का टाइम कॉम्प्रेस कर रही है। और जब टेक्नोलॉजी किसी स्केर्स प्रोडक्ट को स्केलेबल बना देती है तो ओल्ड इंडस्ट्री के पास दो मेजर वेपन्स बचते हैं, ब्रांड और इमोशन। फंक्शनली कस्टमर को स्पार्कल, हार्डनेस, विजुअल ब्यूटी और गुड प्राइस चाहिए। ये सब अब नेचुरल डायमंड की मोनोपोली नहीं है। तो फाइट डायमंड वर्सेस डायमंड की नहीं, स्टोरी वर्सेस प्राइस की है। तो जब डी बेयर्स अपनी सबसे बड़ी साउथ अफ्रीकन माइन में 2 साल के लिए प्रोडक्शन पॉज करती है, ये सिर्फ माइनिंग न्यूज़ नहीं है, ये 138 ईयर ओल्ड बिजनेस मॉडल का रियलिटी चेक है। एक ऐसी कंपनी जिसने सप्लाई कंट्रोल की, लिमिटेड अवेलेबिलिटी को रेयरिटी बनाया, एडवर्टाइजिंग के थ्रू डायमंड को इटर्नल लव का सिंबल बनाया और एक स्टोन के अराउंड दुनिया के मोस्ट प्रॉफिटेबल लग्जरी नैरेटिव्स में से एक क्रिएट किया। लेकिन जब टेक्नोलॉजी उस प्रोडक्ट की ब्यूटी, हार्डनेस और स्पार्कल को रिप्रोड्यूस करना सीख जाती है तो कस्टमर पहली बार पूछता है, मैं एक्स्ट्रा पैसे प्रोडक्ट के दे रहा था या परसेप्शन के? पहले डी बेस डिसाइड करती थी कि दुनिया में कितने डायमंड्स आएंगे, फिर डी बेस ने हमें बताया कि डायमंड का मतलब क्या होता है। आज कस्टमर्स खुद डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें कौन सा डायमंड चाहिए और किसी कंपनी की बनाई हुई डेफिनेशन के लिए वो कितना प्रीमियम देने को रेडी है। एक वक्त था जब डी बेस मार्केट को कंट्रोल करती थी, आज मार्केट डी बेस की बनाई हुई स्टोरी को क्वेश्चन कर रहा है।